जय हिंद छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल PCM ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपके एग्जाम में केवल 1 महीने का समय रह गया है, तो इस 1 महीने के दौरान मैं कक्षा 10वीं के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं एक बार आप तक पहुंचाऊंगा और इसके साथ ही सभी जो चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो अब हम अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुछ परिभाषाओं के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं या भाजक भी कहते हैं हम लोग। फैक्टर या डिवीजर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए मैंने 20 लिया, तो आप ये मुझे बताइए कि ये किन किन संख्याओं से कटेगा। तो यह कटेगा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और 20 से कट जाएगा। तो यह संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जा रहा है, इन संख्याओं को हम इस संख्या का गुणनखंड, अपवर्तक या फिर भाजक कहते हैं। अर्थात कोई संख्या x है, यह जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, उन संख्याओं को हम इस संख्या का गुणनखंड, अपवर्तक या फिर भाजक कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिया 50 ले लिया, 50 हम लोगों ने लिया। अब हम ये सोचेंगे कि यह किस किस संख्याओं से कटेगा। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा यह, उसके बाद 5 से कट जाएगा यह, 10 से कट जाएगा यह, उसके बाद यह 25 से कट जाएगा, उसके बाद 50 से कट जाएगा। तो 50 जिन जिन संख्याओं से कट जा रहा है, इन संख्याओं को हम लोग इस 50 का गुणनखंड कहेंगे, भाजक कहेंगे या फिर अपवर्तक कहेंगे। इसके बाद हम लोग अगली परिभाषा देखते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम लोग यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। यौगिक संख्याएं, कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स। यौगिक संख्याएं होती क्या है? तो पहले एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 4 का एग्जाम्पल लिया। अब जरा बताइए, सोचिए कि यह किससे किससे कटेगा। तो 4 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। इसके जो गुणनखंड है 1 है और स्वयं वो संख्या है, इसके अलावा भी और कोई संख्या है 2 है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं या फिर यौगिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होता है, उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, यह 1 से कटेगा ही और अपने आप 9 से कटेगा। इसके साथ यह 3 से भी कट जा रहा है, तो यह संख्या भी भाज्य संख्या कही जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य
संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होती है? तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। अब जरा सोचा जाए कि 5 का गुणनखंड क्या होगा। तो 5 का गुणनखंड 1 होगा, 1 होगा और केवल 5 होगा। वैसे ही 7 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा। तो 5 और 7 के केवल 2 ही गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक स्वयं संख्या है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होती है? तो जिन संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q ये दोनों पूर्णांक हो, अर्थात जिन संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q ये दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है, ये P बाई Q के रूप में है, ये 1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और इसका हर 0 नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह परिमेय संख्या है। जैसे 2/3 की बात किया जाए, यह भी P बाई Q के रूप में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, पूर्णांक है दोनों और इसका हर 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर किसे कहते हैं? इरैशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को हम P बाई Q के रूप में न लिख सकें, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इस तरह की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/√2 है, ये P बाई Q के रूप में तो है, लेकिन ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यह प्रमेय हम लोग जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय या मूलभूत प्रमेय, मूलभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, या अंक गणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है? तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, 10 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। 10 का ये भी गुणनखंड हो सकता है 5 गुणे 2। तो 10 का हमने दो प्रकार से गुणनखंड किया, एक 2 गुणे 5 और एक 5 गुणे 2, 2 into 5 और 5 into 2, ये दो प्रकार से किया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि यदि इन गुणनखंडों के क्रम को हम ध्यान न दें, इनके क्रम को हम ध्यान न दें, तो 10 का जो गुणनखंड है वह केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है। ये अद्वितीय गुणनखंड करने का तरीका है और इसी को हम लोग बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और यह जो गुणनखंडन है वह अद्वितीय होता है यदि गुणनखंडों के क्रम को न ध्यान दिया जाए। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है और यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है यदि हम गुणनखंडों के क्रम को ध्यान न दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो संख्याओं का मौसा क्या होता है और दो या दो अधिक संख्याओं का लसा क्या होता है। तो मौसा क्या होता है? मौसा प बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे लसप, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। इसको बोलते हैं हम LCM, लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मौसा क्या होता है और लसा क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए ये हमने दो संख्या ले लिया, एक मान लीजिए मैंने 100 ले लिया और एक मैंने ले लिया 50 ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 into 5 into 5 और into 2। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 into 5 के पावर 2। 50 का 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 into 5 into 5। अब ये हो जाएगा 2 के पावर 1 into 5 के पावर 2। यदि हमें मौसा निकालना होगा तो जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनकी हमें न्यूनतम घातों का गुणनफल निकालना होगा। तो ये कॉमन गुणनखंड है, इनमें न्यूनतम घात क्या है? 1 है, तो 2 की घात 1 लेंगे। ये भी कॉमन गुणनखंड है, इसमें न्यूनतम घात लेंगे तो न्यूनतम घात हम कोई भी ले सकते हैं, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 = 25 और 2 × 50।
इसका मौसम पर 50 हो जाएगा। तो मौसम पर क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मौसम पर होता है, उनके जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो न्यूनतम घात है, उनका गुणनफल ही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, मौसम पर कहलाता है। लॉसअप का कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका ही लॉसअप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि इसका हम लॉसअप निकालना चाहते हैं, एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम पावर है, जो अधिकतम घात है, वह लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 है, ये हमने ले लिया, और यहां पर 5 के पावर 2 है, जो भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड रहेगा, प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे, चाहे वह कॉमन हो चाहे कॉमन न हो। जैसे यहां पर कॉमन है तो भी मैंने लिया है। यदि मान लीजिए इसी में और आ जाए, यदि 3 के पावर मान लीजिए 2 आ जाए, तो हम ये 3 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 3 को लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, प्रत्येक गुणनखंड का हम मैक्सिमम पावर का गुणनफल निकाल लेंगे। तो ये गुणनखंड है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी गुणनखंड है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसका हम गुणनफल निकालेंगे और इसका गुणनफल हो जाएगा 100। तो इसका लॉसअप जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, चाहे और भी कोई फैक्टर होता है उसको लेते हैं, यानी उसमें हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर को लिया जाता है लॉसअप में। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो भी परिभाषाएं थे, हम लोगों ने अब परिभाषाओं को पढ़ा। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है वह है अपरिमेयता से संबंधित, अर्थात अपरिमेयता को सिद्ध करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना, सिद्ध करना। इसका मतलब क्या है कि हम किसी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने की जो विधि है, उसी विधि का नाम है विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास द्वारा उपपत्ति, उपपत्ति अर्थात प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो इस विधि द्वारा, विरोधाभास विधि द्वारा हम लोग अपरिमेयता को सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके अपरिमेयता को सिद्ध करना है कि करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया है कि अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग कि जो हमें सिद्ध करना होता है उसके विपरीत हम मानते हैं। हमको सिद्ध करना है कि करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। माना करने में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने उसका उल्टा माना कि करने में 3 एक परिमेय संख्या है। जब करने में 3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार
परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार कर्ण में 3 को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अनुसार कर्ण में 3 को p by q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। जब आपने कर्ण में 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि उस परिमेय संख्या को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अर्थात √3 इक्वल टू आप लिख सकते हैं p by q। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। वर्ग कर देते हैं हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां पर एक और बात मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि p और q का एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए हम लोगों ने मान लिया कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात p by q जो है अपने सरलतम रूप में है। जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो हम p by q को हम क्या मानते हैं, सरलतम रूप में मानते हैं। तो p और q को हम लोगों ने सरलतम रूप में मान लिया है। अब आते हैं हम लोग इसका वर्ग करते हैं। वर्ग हम करेंगे तो 3 इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहां से जरा एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मैं 12 बराबर लिखूं 3 गुणे 4, तो 12 का 3 गुणनखंड होता है और 12 का 4 भी क्या होता है, गुणनखंड होता है। सेम उसी तरह से यहां पर भी है, तो 3 जो है p स्क्वायर का गुणनखंड होगा, यहां से ये पता चल रहा है। अतः 3 p स्क्वायर का गुणनखंड होगा और जब 3 p स्क्वायर का गुणनखंड होगा तब 3 p का भी गुणनखंड होगा, 3 p का भी गुणनखंड होगा। अब ये कैसे होता है, तो आपको यदि याद होगा तो आप जरा याद कीजिए, एक प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। प्रमेय क्या है, प्रमेय ये है कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर देता है, a स्क्वायर को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। अर्थात p जो है a स्क्वायर का गुणनखंड हो, तो जब p a स्क्वायर का गुणनखंड हो तो p जो है a को भी विभाजित करता है, अर्थात p a का भी गुणनखंड होता है। तो यह एक प्रमेय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवालों में यह यूज होगा। तो यह प्रमेय क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर का गुणनखंड है, अर्थात a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, अर्थात p a का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 3 p का गुणनखंड होगा। अब एक बात जरा सोचिए,
जैसे मान लीजिए 5 जो है 100 का गुणनखंड है ना, तो 100 को हम इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 5 गुणे 20 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक बात जरा सोचिए, 3 p का गुणनखंड है, तो हम p को तब माना p बराबर 3k, तब हम p को 3 के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां k कोई पूर्णांक हो, जहां k कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो। अब p की वैल्यू हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए समीकरण 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे 3q स्क्वायर बराबर, p की वैल्यू मैं रख रहा हूं 3k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। ये देखिए ये गुणे में है, ये जब गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3k स्क्वायर। सेम यही वाली बात आ रही है। अब यहां पर क्या पता चल रहा है, यहां पर यह पता चल रहा है कि 3q स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तब अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि यह प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और q स्क्वायर को कटा दे रहा है, तो q को भी क्या करेगा, कटाएगा। तब 3q स्क्वायर का गुणनखंड है, तब 3q का भी गुणनखंड होगा, q का गुणनखंड होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर आया है कि 3 p का गुणनखंड है, और यहां पर आया है कि 3 q का गुणनखंड है। अर्थात जो 3 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और एक बात जरा ध्यान दीजिए, आपने ऊपर माना है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं है, और यहां पर आ रहा है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि इस बात का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अर्थात यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो कल्पना है, जो हम लोगों ने माना है, वह गलत है। तो यहां पर लिखेंगे हम, अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना गलत है, कि करणी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह कल्पना गलत है। तो सही कल्पना क्या होगी, सही कल्पना होगी कि करणी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से हमारा यह जो कथन है वह प्रूफ हो गया। तो बच्चों, इस तरह के और भी सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में आ सकता है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 6 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं, सब आप इसी प्रोसेस पर हल करेंगे। और इस तरह के जितने भी सवाल हैं, आप चाहेंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ बाकी दोस्तों को भी मिल सके। तो
हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।